की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कान में छेद है, मुस्लिम समुदाय में ये नहीं होता। डोभाल समझ गए कि बात बिगड़ गई है। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव घिरी बानेल स्यू में जन्मे अजीत डोभाल का बचपन सेना की छावनी में बीता। उनके पिता मेजर गुणानंद डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। मां श्रीमती इंदिरा डोभाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। इस प्रकार डोभाल का परिवार दोनों तरफ से देश सेवा की परंपरा से जुड़ा था, एक तरफ सेना और दूसरी तरफ राजनीति। सेना में पिता की नौकरी के कारण परिवार को अक्सर स्थानांतरित होना पड़ता था। जब डोभाल के पिता राजस्थान में तैनात हुए तो अजीत डोभाल की स्कूली शिक्षा अजमेर के प्रसिद्ध इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल में हुई। यहाँ उन्होंने अनुशासन और राष्ट्रभक्ति के संस्कार ग्रहण किए, जो आगे चलकर उनके पूरे करियर में दिखाई दिए। 1967 में आगरा विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त करने के बाद 22 वर्षीय अजीत डोभाल ने 1968 में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा दी। पहले ही प्रयास में आईपीएस यानी भारतीय पुलिस सेवा में चयनित होने वाले डोभाल केरल कैडर में आए। ये उनके जीवन का वो मोड़ था जहां से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने भारत की खुफिया एजेंसियों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1971 के अंत में केरल के कन्नूर जिले के थलस्सेरी में एक छोटी सी घटना ने भयंकर रूप ले लिया। नूरजहां होटल से फेंके गए एक जूते के बाद 2 धार्मिक समुदायों में टकराव शुरू हुआ, जो दंगों में बदल गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस भी उस इलाके में जाने से डरने लगी। तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकरण को एक ऐसे अधिकारी की तलाश थी जो बिना हिंसा के इस समस्या का समाधान कर सके। तब वरिष्ठ अधिकारियों ने एक नए एसपी का नाम सुझाया, अजीत डोभाल। 2 जनवरी 1972 को जब डोभाल थलस्सेरी पहुंचे तो उन्होंने पारंपरिक पुलिस कार्रवाई के बजाय एक अलग रणनीति अपनाई। वो दंगाग्रस्त इलाकों में घूमने लगे, स्थानीय लोगों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि हिंसा का वास्तविक कारण क्या है। डोभाल ने पाया कि लोगों का गुस्सा चोरी हुई संपत्ति को लेकर था। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं से बातचीत शुरू की, लूटे गए सामान को वापस दिलवाया और मात्र 1 सप्ताह में बिना किसी गोली चलाए दंगे समाप्त कर दिए। उनकी इस रणनीति की तत्कालीन पुलिस महानिदेशक अलेक्जेंडर जेकब ने रिपोर्ट तैयार की और डोभाल की प्रशंसा की। ये घटना उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। दिल्ली तक उनकी चर्चा पहुंची और मध्य 1972 में ही उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के ऑपरेशन विंग में शामिल कर लिया गया। यहां से शुरू हुआ उनका असली जासूसी का सफर। 1970 के दशक की शुरुआत में मिजोरम, जो उस समय असम का हिस्सा था, मिजोरम में गंभीर स्थिति उत्पन्न हुई। सूखे के बाद मुआवजे की मांग को लेकर लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट MNF की स्थापना की। स्थिति तब और बिगड़ गई जब असम राइफल्स के 2 बटालियन भंग कर दिए गए और उनके 7 कमांडो लाल डेंगा के समर्थन में आ गए। ये 7 कमांडो पहाड़ियों में बैठकर सरकार के खिलाफ हथियारबंद विद्रोह कर रहे थे। भारत सरकार के सामने दोहरी चुनौती थी। सैन्य कार्यवाही से स्थानीय जनता का गुस्सा और बढ़ सकता था और बिना कार्यवाही के विद्रोह और मजबूत हो रहा था। इसी समय अजीत डोभाल ने खुद मिजोरम जाने की पेशकश की। 1972 में वो सहायक खुफिया ब्यूरो SIB के प्रमुख के रूप में मिजोरम पहुंचे। डोभाल ने रणनीतिक खुफिया जानकारी एकत्रित करनी शुरू की। उन्हें पता चला कि लाल डेंगा की ताकत उन 7 कमांडो में है और ये कमांडो आपस में ही नहीं बन रहे थे। ये म्यांमार की सीमा पर पहाड़ियों में बैठे थे। डोभाल ने खतरनाक फैसला किया। वो खुद उन पहाड़ियों में घुस गए। महीनों तक डोभाल उन कमांडो के साथ रहे, उनकी भाषा बोली, उनके साथ शराब पी और उनका विश्वास जीता। एक दिन उन्होंने अपने घर पर इन कमांडो को खाना खिलाया। उनकी पत्नी को भी नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो हथियारबंद उग्रवादी हैं। 1972 से 1974 तक डोभाल ने लगातार इन कमांडो को समझाया कि भारत के साथ आने पर मिजोरम को अलग राज्य का दर्जा मिलेगा और उन्हें मंत्री पद भी मिल सकता है। अंततः 7 में से 6 कमांडो उनके साथ आ गए। लाल डेंगा कमजोर पड़ गए और उन्हें भारत सरकार के साथ शांति वार्ता करनी पड़ी। बाद में लाल डेंगा खुद एक साक्षात्कार में स्वीकार कर चुके हैं कि डोभाल ने उनके 6 कमांडो ले लिए थे, जिसके कारण उनके पास कोई चारा नहीं बचा।
1986 में मिजोरम शांति समझौता हुआ और मिजोरम एक पूर्ण राज्य बना। लाल डेंगा पहले मुख्यमंत्री बने। इस सफलता के लिए डोवल को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, जो आमतौर पर 14 साल की सेवा के बाद मिलता है, लेकिन डोवल को केवल 7 साल में ही मिल गया। 1970 के दशक में सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत थी। वहां के राजा पालदेन थोंडुप नामग्याल अमेरिकी CIA एजेंट होप कुक के प्रेम जाल में फंस गए और उनसे शादी कर ली। अब सिक्किम अमेरिकी प्रभाव में चलने लगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी भारत की प्रमुख विदेशी खुफिया एजेंसी से रामेश्वर नाथ काओ को सिक्किम भेजा। काओ की रणनीति थी स्थानीय जनता का समर्थन हासिल करके राजा को कमजोर करें, फिर सैन्य कार्रवाई करें। इस काम के लिए अजीत डोवाल को चुना गया। डोवाल ने सिक्किम नेशनल कांग्रेस की नेता काजी लहेंडब दोरजी से संपर्क किया। उन्हें हर तरह का समर्थन दिया, धन, संगठन, जनता का समर्थन। कुछ ही महीनों में काजी दोरजी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उन्होंने चुनाव जीतकर सिक्किम के प्रधानमंत्री पद पर कब्जा कर लिया। काजी दोरजी ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखकर मदद मांगी। इसके बाद भारतीय सेना ने राजा पालदेन थोंडुप के महल पर कब्जा कर लिया। 1975 में जनमत संग्रह हुआ, जिसमें 97% लोगों ने भारत में विलय का समर्थन किया। 16 मई 1975 को 36वें संविधान संशोधन के जरिए सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। काजी दोरजी पहले मुख्यमंत्री बने। मिजोरम और सिक्किम की लगातार 2 सफलताओं ने डोवाल को राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले पहले पुलिस अधिकारी बने। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा करके दुनिया को चौंका दिया था। पाकिस्तान, जो हमेशा से भारत से बराबरी करने की कोशिश में था, इससे बौखला गया। 1972 में जियाउल हक के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान ने प्रोजेक्ट 706 शुरू किया। ये उनका परमाणु बम बनाने का गुप्त कार्यक्रम था। चीन और फ्रांस की मदद से पाकिस्तान इस्लामाबाद के पास काहुटा गांव में खान रिसर्च लेबोरेटरीज KRL बना रहा था। ये सुविधा एक साधारण गांव के रूप में छिपी थी, लेकिन अंदर परमाणु हथियार बनने की तैयारी चल रही थी। भारत को इस गुप्त कार्यक्रम के सबूत चाहिए थे। 1977 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ ने ऑपरेशन काहुटा शुरू किया। रामेश्वर नाथ काओ, जो कि महान खुफिया मास्टर माने जाते थे, इस अभियान के प्रमुख थे। लेकिन काहुटा एक किले की तरह सुरक्षित था, वहां घुसना असंभव था। 1980s के दशक की शुरुआत में अजीत डोवाल को इस्लामाबाद भेजा गया। उनका आधिकारिक पद था भारतीय उच्चायोग में प्रथम सचिव, कॉमर्स डिपार्टमेंट, लेकिन असल में वो रॉ के लिए जासूसी कर रहे थे। भिखारी का वेश और महीनों की योजना। डोवाल ने महीनों तक काहुटा की सड़कों पर भिखारी के वेश में समय बिताया। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर गंदे चेहरे और बालों के साथ सड़कों पर घूमते। लोग उन्हें सिक्के देते और वो चुपचाप उन्हें ले लेते, लेकिन उनकी आंखें हर जगह जानकारी इकट्ठा कर रही थी। उन्हें पता था कि परमाणु कार्यक्रम में काम करने वाले वैज्ञानिकों के शरीर में रेडिएशन के अवशेष होते हैं। अगर उनके बाल, नाखून या त्वचा का नमूना मिल जाए तो परमाणु गतिविधियों का पता चल सकता है। कई दिनों की निगरानी के बाद डोवाल ने एक छोटी सी नाई की दुकान देखी। ये दुकान खान रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों से भरी रहती थी। ये वैज्ञानिक अपने बाल कटवाने यहाँ आते थे। डोवाल ने इस दुकान के बाहर अपनी जगह बना ली। वो दिन भर वहीं बैठे रहते, भीख मांगते हुए, लेकिन उनकी असली नजर दुकान के अंदर फर्श पर गिरे बालों पर थी। जब कोई वैज्ञानिक बाल कटवा कर जाता तो डोवाल ध्यान से देखते कि कौन से बाल उसके हैं। एक दिन डोवाल ने मौका देखा। जब नाई किसी दूसरे ग्राहक में व्यस्त था तो उन्होंने चुपचाप उन बालों के कुछ बंडल उठाए जो वैज्ञानिकों के कटे हुए थे। उन्होंने उन्हें सावधानी से एक पैकेट में बंद किया। इन बालों को गुप्त तरीके से भारत भेजा गया। यहाँ की प्रयोगशालाओं में जब इन बालों का परीक्षण किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। बालों में यूरेनियम और रेडिएशन के स्पष्ट संकेत मिले। ये सबूत काफी था। ये साबित हो गया कि काहुटा में परमाणु हथियार बनने की तैयारी चल रही है। डोवाल ने इस जानकारी के आधार पर एक कूटनीतिक रणनीति बनाई, जिससे पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण में लगभग 15 साल की देरी हुई। लगभग 6-7 साल तक डोवाल पाकिस्तान में रहे और रॉ के कई अभियानों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। पाकिस्तान में 2 बार मौत के मुंह से बचे थे अजीत डोवाल। 1980 के दशक की शुरुआत में अजीत डोवाल पाकिस्तान में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम व्यक्ति के वेश में रह रहे थे। वो लाहौर और इस्लामाबाद में कई सालों से जासूसी कर रहे थे। एक दिन वो इस्लामाबाद के प्रसिद्ध औलिया की दरगाह पर गए। दरगाह पर एक सफेद लंबी दाढ़ी वाला बुजुर्ग बैठा था।
उसकी आंखें डोवाल पर टिक गई। वो लगातार डोवाल को देख रहा था। डोवाल ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो शांत रहे। नमाज खत्म होने के बाद वो बुजुर्ग उठा और अजीत डोवाल के पास आया। बुजुर्ग ने डोवाल से कहा, तुम मेरे साथ चलो। डोवाल के पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने सोचा कि शायद पकड़े गए हैं। वो बुजुर्ग के पीछे पीछे चल पड़े। वो सकरी गलियों से होते हुए एक छोटे से घर में पहुंचे। घर के अंदर बुजुर्ग ने दरवाजा बंद किया और डोवाल से पूछा, तुम हिंदू हो, है ना? डोवाल का दिल धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इनकार करना जारी रखा। तब बुजुर्ग ने उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे कान में छेद है, मुस्लिम समुदाय में ये नहीं होता। डोवाल समझ गए कि बात बिगड़ गई है, लेकिन तभी बुजुर्ग ने अपनी सफेद दाढ़ी हटाई और कहा, मैं भी हिंदू हूँ। उसने बताया कि पाकिस्तान में दंगों के दौरान उसके पूरे परिवार को मार दिया गया था। बचने के लिए उसने मुस्लिम की पहचान बना ली थी और दशकों से इस वेश में जी रहा था। बुजुर्ग ने अलमारी खोली और भगवान शिव और माँ दुर्गा की मूर्तियां दिखाई। वो अपने घर में पूजा करता था। उसने डोवाल को सलाह दी कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा ले ताकि कान का छेद ठीक हो जाए। उसने कहा, यहाँ खतरा बहुत है, तुम्हें सावधान रहना होगा। डोवाल ने उस बुजुर्ग की सलाह मानी और बाद में अपने कान का छेद ठीक करवा लिया। ये घटना उनके जासूसी करियर का सबसे रोमांचक किस्सा बन गई। कुछ समय बाद एक और घटना हुई। डोवाल इस्लामाबाद में एक कव्वाली सुनने गए थे। वो भीड़ में बैठे थे और अपने वेश में पूरी तरह से घुल मिल गए थे, लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी उन पर नजर रखे हुए थे। कव्वाली चल रही थी। डोवाल ध्यान से सुन रहे थे और आसपास की जानकारी एकत्रित कर रहे थे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके बगल में आकर बैठा है। एक व्यक्ति ने उनकी ओर झुककर फुसफुसाते हुए कहा, आपकी नकली दाढ़ी खुल रही है। डोवाल समझ गए कि ये कोई आम आदमी नहीं है, शायद ये ISI का एजेंट था जो उन्हें पहचान चुका था। उन्होंने तुरंत अपनी दाढ़ी ठीक की और वहां से निकलने का रास्ता देखा। वो धीरे धीरे उठे और भीड़ में घुलते हुए बाहर निकल गए। ये घटना बेहद खतरनाक थी। अगर वो वहां पकड़े जाते तो पाकिस्तानी जेल में बंद हो जाते या उनके साथ और भी बुरा हो सकता था। लेकिन डोवाल की मौजूदा बुद्धि और तेज सोच ने उन्हें बचा लिया। उन्होंने तुरंत वहां से निकलकर अपना ठिकाना बदल लिया। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानी आतंकवाद फिर से सिर उठा रहा था। 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडरावाले टाइगर फोर्स और बब्बर खालसा के आतंकवादी स्वर्ण मंदिर में घुस गए। इस बार सरकार बहुत सावधान थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की तरह कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई नहीं करनी थी जो सिख समुदाय को ठेस पहुंचाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने फैसला किया कि आतंकवादियों को बाहर निकालना है, लेकिन मंदिर पर हमला नहीं करना। इस मिशन का नेतृत्व कंवरपाल सिंह गिल और अजीत डोवाल को सौंपा गया। डोवाल तब तक पाकिस्तान से वापस आ चुके थे और पंजाब से जुड़ी खुफिया जानकारी भेज रहे थे। अजीत डोवाल ने पहले रिक्शा चालक का भेष बनाकर मंदिर के आसपास की जानकारी एकत्रित की। फिर उन्होंने एक और खतरनाक कदम उठाया। वो उर्दू बोलते हुए पाकिस्तानी ISI एजेंट होने का नाटक करते हुए सीधे आतंकवादियों के बीच घुस गए। मंदिर के अंदर डोवाल ने आतंकवादियों को भरोसा दिलाया कि वो उनकी मदद के लिए आए हैं। उन्होंने सुरक्षा बलों की स्थिति के बारे में गलत जानकारी दी, ये कहते हुए कि सरकार इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। आतंकवादियों ने उन्हें अपना सहयोगी मान लिया और वो आसानी से अंदर बाहर आने जाने लगे। डोवाल ने मंदिर के अंदर आतंकवादियों की सही स्थिति, संख्या और नेता की पहचान कर ली। उन्होंने रणनीति बनाई। पानी और बिजली काट दी गई। गर्मी में आतंकवादियों को बाहर आना पड़ा। 15 मई को आतंकवादियों के कमांडर जगीर सिंह पानी पीने बाहर आए और स्नाइपर ने उन्हें ढेर कर दिया। नेता के मारे जाने और पानी बिजली न होने से आतंकवादियों का मनोबल टूट गया। डोवाल खुद अंदर जाकर उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मनाते रहे। अंततः 18 मई को सभी आतंकवादियों ने बिना किसी बड़ी लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दिया। इस ऑपरेशन के लिए डोवाल को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये ऑपरेशन आज भी काउंटर टेररिज्म का सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 नेपाल के काठमांडू से दिल्ली जा रही थी। 170-180 यात्री सवार थे। भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते ही हरकत उल मुजाहिदीन के 5 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने विमान हाईजैक कर लिया। हाईजैकर्स ने पायलट को पाकिस्तान ले जाने का आदेश दिया, लेकिन ईंधन कम होने के कारण पहले अमृतसर, फिर लाहौर, फिर दुबई और अंत में 25 दिसंबर को अफगानिस्तान के कंधार में विमान उतारा गया।
भारत सरकार ने 7 सदस्यीय वार्ता दल बनाया जिसका नेतृत्व अजीत डोवाल को सौंपा गया। 1971 से 1999 के बीच डोवाल 15 से अधिक हाईजैकिंग मामलों में वार्ता कर चुके थे। दल कंधार पहुंचा और डोवाल ने बातचीत शुरू की। आतंकवादियों ने पहले 105 कैदियों की रिहाई की मांग की, फिर 36 की और अंत में $200 मिलियन की मांग की। डोवाल ने उन्हें एक ही मांग पर अडिग रहने के लिए कहा। भारत सरकार ने पहले इनकार किया, लेकिन मीडिया और यात्रियों के परिवारों का दबाव था। ऑपरेशन करना असंभव था क्योंकि कंधार तालिबान के नियंत्रण में था और पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करना जोखिम भरा था। डोवाल की कूटनीतिक कौशल से बातचीत चलती रही। अंत में ये तय हुआ कि 36 की बजाय केवल 3 आतंकवादी रिहा किए जाएंगे, मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और मुश्ताक अहमद जरगर। 31 दिसंबर 1999 को यात्री सुरक्षित वापस आए, लेकिन एक यात्री रुपिन कत्याल की हत्या हो चुकी थी। ये भारत के लिए एक बड़ा झटका था। डोवाल और तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी दोनों इस रिहाई के खिलाफ थे, लेकिन मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ा। बाद में डोवाल ने इस घटना को अपने करियर का सबसे दुखद क्षण बताया। इस घटना के बाद डोवाल ने मल्टी एजेंसी सेंटर और जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस की स्थापना की ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटा जा सके। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो अजीत डोवाल को भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA नियुक्त किया गया। ये फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि अब तक के सभी NSA सिर्फ M.K. नारायणन को छोड़कर भारतीय विदेश सेवा यानी IFS से आते थे, लेकिन डोवाल एक पुलिस अधिकारी थे। NSA बनने के तुरंत बाद जून 2014 में इराक में 46 भारतीय नर्सों को ISIS की कैद से छुड़ाने का काम डोवाल ने किया। इसके बाद म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक, उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 की समाप्ति, हर बड़े ऑपरेशन में डोवाल की अहम भूमिका रही। अजीत डोवाल लगातार 3 बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने रहे, 2014, 2019 और 2024। वो भारत के पहले NSA हैं जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। उनके पास इतनी शक्ति है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कोई भी फैसला उनकी अनुमति के बिना नहीं होता। उन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। उनकी रणनीतिक सोच, कूटनीतिक कौशल और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई ने भारत की सुरक्षा नीति को बदल दिया है। आज भी 80 वर्ष की उम्र में वो देश की सुरक्षा के लिए सक्रिय हैं। अजीत डोवाल की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये एक देशभक्त की कहानी है जिसने अपना पूरा जीवन भारत की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। पाकिस्तान की सड़कों से लेकर मिजोरम की पहाड़ियों तक, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से लेकर अफगानिस्तान के कंधार तक, उन्होंने हर जगह भारत का परचम लहराया। उनका जीवन साबित करता है कि युद्ध में बल से ज्यादा बुद्धि काम आती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उनका डोवाल सिद्धांत आज भी भारत की सुरक्षा नीति का आधार है। वो साबित कर चुके हैं कि सही रणनीति से दुश्मन को बिना लड़े भी हराया जा सकता है। आज जब भारत दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है तो उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव में अजीत डोवाल का योगदान अविस्मरणीय है। वो असली अर्थों में भारत के चाणक्य हैं।